नमस्कार। हमारी ख़ास पेशकश पॉडकास्ट विद शरद, इसमें हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। और आज जो मेरे साथ पर्सनैलिटी हैं इस कार्यक्रम में, वो हैं तो राजनीति के क्षेत्र से, लेकिन बहुत अलहदा हैं। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिशियंस की झलक उनमें नहीं है। ये उनके परिवार और उनकी पार्टी कांग्रेस से वो आते हैं। दोनों का मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा अच्छा बैलेंस है। ना उन्होंने अपने परिवार के संस्कारों को तिलांजलि दी और ना ही अपनी पार्टी के वैल्यूज़ को छोड़ा। लेकिन इसके बीच में भी जो सबसे ख़ास बात है, जिस पर हम सब ठिठकते हैं, वो बात है उनका ह्यूमन एस्पेक्ट। राजनीति में चोट, बैकस्टैबिंग, ये सब बहुत स्वाभाविक है। उनके साथ भी खूब हुआ, लेकिन उन्होंने इन सारी चीज़ों को, तकलीफ़ बहुत हुई उनको, लेकिन वो तकलीफ़ कभी पब्लिकली उस तरह से उन्होंने कही नहीं। बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी है उनकी, 6 फुट 2 इंच। आज भी आप देखेंगे तो आप देखकर बेहिचक कह सकते हैं कि अपने समय में क्या अंदाज और क्या रुतबा उनका रहा होगा। एक राज परिवार की लेगेसी है उनकी, और ऐसा परिवार जिससे न सिर्फ राज परिवार की आन बान शान है, बल्कि ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत मजबूती से ये परिवार आगे बढ़ा है। तो मेरे साथ हैं सीनियर कांग्रेस लीडर और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी जो संभाल चुके हैं, टी.एस. सिंहदेव जी। सर, बहुत स्वागत करता हूँ। ये थोड़ा सा एक हमारा अलग पॉडकास्ट आप देखते ही हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहूँगा कि जब आपकी उम्र थी 15-16 साल, राज परिवार, वैभव, चमक दमक, इसके बीच में एरोगेंस भी आता है और कई बार जिम्मेदारी का भाव भी पैदा होता है। तो वो जो टीनेज टी.एस. सिंहदेव थे, वो इस चमक दमक को कैसे देख रहे थे, और क्या उस समय उनके कुछ कदम इधर उधर भी हुए, कुछ ऐसा भी लगा कि कुछ डायरेक्शन दूसरी दिशा में जा रहा है? याद करके बताइए ज़रा हमको। जो आपने पूछा शरद जी, एक शायद मेरा व्यक्तिगत स्वभाव ही वैसा नहीं है। अच्छा जी। और दूसरा, मैं बहुत स्वभावशाली भी रहा, क्योंकि स्वभाव ढल भी जाते हैं। आदमी जो जन्म पाता है, संस्कार मिलते हैं या जीन्स मिलते हैं, वो अपने जगह हैं जी। उसके ऊपर आदमी जो ढलता है, शायद मेरे माता पिता का जो प्रभाव रहा वो अद्वितीय रहा। उन्होंने मुझे कभी, एक तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, जैसे आपने परिचय में बताया जी। कि प्रशासनिक पहलू भी मेरे जीवन को छुआ। पिताजी आईएएस में थे, मम्मी पॉलिटिक्स में रहीं, मंत्री थी, एमएलए रहीं। और मुझे एक सरकारी कर्मचारी, सरकारी ऑफिसर के रूप में ज़्यादा और राजशाही वैभव से दूर मेरी परवरिश हुई। और कम ही उम्र में 1960 में मैं 8 साल का था, तो मम्मी डैडी ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में दाखिल किया, बिशप कॉटन स्कूल शिमला में। मम्मी हिमाचल की थी, तो उनके साढ़ू भाई, उनके भाई, उस समय पिताजी भी थे, वो वहीं के थे। वीरभद्र सिंह जी, जो हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे, कई बार के केंद्र में मंत्री भी रहे, वो मेरे सगे मौसा। अच्छा। तो वो भी शिमला में रहते थे। मेरे मामा जी, वो मेरे लोकल गार्डियन थे, वो भी शिमला में रहते थे। मम्मी भी हिमाचल से थी। तो बिशप कॉटन स्कूल शिमला में एक बोर्डर के रूप में, और बोर्डिंग स्कूल की एक ये विशेष बात रही। उसके बाद मैंने सिंधिया स्कूल भी दाखिला पाया। पास मैंने सिंधिया स्कूल से स्कूल किया था दिसंबर 1968 में। उसमें आईएससी के एग्ज़ाम्स दिसंबर में हो जाया करते थे। इंग्लैंड जाते थे पेपर जांच होने। अब बोर्ड तो करीब 6-7 साल शिमला में बिताया। 3 साल। 60 से 62 चाइना वॉर हुआ, फिर उसके बाद मम्मी डैडी ने इधर बुला लिया जी। फिर 63 से सिंधिया स्कूल यहाँ पर पढ़ाई की। तो बोर्डिंग स्कूल में मैंने देखा कि कोई किसी का विशेष परिचय नहीं होता। एक समता और समानता की जो बात हम कागजों में पढ़ते हैं, संविधान में पढ़ते हैं, पुस्तकों में पढ़ते हैं,
ये मेरा जीवन का अनुभव रहा वहाँ कि कोई विशेष रूप से चिन्हांकित होकर स्कूल में नहीं आता, स्टूडेंट होता ही नहीं था। हाँ, कौन किसका बेटा है, कौन किसका रिश्तेदार है, क्या वहाँ कोई माहौल ही नहीं रहता था। तो ये बोर्डिंग स्कूल की परवरिश ने भी मुझे लगता है, देख मैंने बताया कि सिंधिया स्कूल पढ़ा वो मध्य प्रदेश का ही था, डैडी सर्विस में थे, मम्मी पॉलिटिक्स में बाद में आ गई, तो उस समय नहीं आई थी, पर फैमिली पॉलिटिक्स में थी। हिमाचल में पढ़ा बिशप कॉटन स्कूल 3 साल, तो ये फैमिली सीधे तौर पे पॉलिटिक्स में थी। लेकिन ना तो बिशप कॉटन स्कूल में और ना सिंधिया स्कूल में कभी ऐसी परिस्थिति स्टूडेंट्स साथियों के बीच में या टीचर्स की तरफ से ऐसी महसूस कराई गई कि तुम कोई अलग हो, कोई विशेष हो। तो ये समझ के, मेरे पिताजी भी बोर्डिंग स्कूल में पढ़े थे, राजकुमार कॉलेज में पढ़ के फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्हें ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की थी, फिर IAS में आप आ गए थे। तो उन्हें चुन के, मम्मी ने चुन के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिया। तो माता पिता की परवरिश, उनकी सोच, उन्होंने जिस पर्यावरण में, वातावरण में बड़ा किया और बोर्डिंग स्कूल में जो वातावरण रहा, इसमें कहीं कोई बात नहीं थी। उस दरमियान एक वाकया है, मैं कभी कभी बताता हूँ सिंधिया स्कूल का, कि किसी ने पूछा कि तुम किसी राज परिवार के हो क्या, सरगुजा उरगुजा राजा टाइप हो। तो मेरे को उसका एहसास नहीं था। ये करीब 7वीं 8वीं कक्षा की बात होगी। तो मैंने मम्मी डैडी से फिर पूछा कि हम लोग किसी राज परिवार से हैं क्या? तो दिमाग में नहीं थी बात, जिससे कि कभी कोई घमंड भी हो सके, या आपने कहा कि एरोगेंस भी आ जाता है कि हम अलग हैं। हमारी अब सनातन बात होती है, सनातन परंपराएं हैं, धार्मिक परंपराएं हैं, हमारी सांस्कृतिक। क्लास में ऐसे लड़के तो होंगे सर कि जो एरोगेंस के साथ चलते होंगे, वो अपने नेचर के आधार पे। हाँ, किसी के बच्चे हैं, किसी के बेटे हैं, उस आधार पे नहीं था, नेचर के बेस, उनका जो नेचर था उस हिसाब से। तो सबको अपनी जगह बनानी होती है। फिर आप माता पिता, आजकल बहुत माता पिता बच्चों के लिए पूछते हैं, करते हैं, प्रोटेक्शन, ओवर प्रोटेक्शन भी कभी कभी। बोर्डिंग स्कूल में माता पिता नहीं है, वहाँ के जो टीचर्स हैं, जिस हद तक अभिभावक हैं, वो भी समझते होंगे कि बच्चों को खुले वातावरण में बड़े होने देना है। अच्छा, उस दौर में आप कैसे याद करते हैं कि पापा ज़्यादा सख्त थे या मम्मी ज़्यादा सख्त थी? मम्मी डिसिप्लिनेरियन थी। अच्छा, कान पकड़ने वाली नहीं थी। लेकिन बस वो देख लेती थी तो ये होता था कि स्ट्रिक्ट है, चल रहा है, पढ़ाई के लिए जाना है। डैडी दुलारे वाले थे। अच्छा, आंख में पानी जल्दी आ जाता। अरे वाह वाह वाह। तो बहुत अच्छा वो भी कॉम्बिनेशन मुझे लगता है कि एक बच्चे के लिए दोनों स्तंभ थे, संभलने के लिए भी, डिसिप्लिन, और स्नेह से भी आगे बढ़ने के लिए। आप किसके निकट ज़्यादा, अपने को किसके करीब ज़्यादा पाते थे आप बचपन में? दोनों ही। बचपन तो बोर्डिंग स्कूल में ज़्यादा गया। पर मेरे को अंतर, कभी ईमानदारी अगर पूछें, क्या बात है, मेरे लिए मम्मी और डैडी दोनों बराबर, पूरा को बराबर जी। मैंने किसी के एक तरफ ज़्यादा झुकाओ, एक तरफ कम झुकाओ। तो ये तो स्कूलिंग की बात हो गई। फिर कॉलेज कहाँ से हुआ आपका? कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में, हिंदू कॉलेज में दाखिला मिला। स्कूल तक साइंस का स्टूडेंट था, वहाँ पर हिस्ट्री पढ़ी। जिस कॉलेज में दाखिला लेने गए थे, उन्होंने कहा कि हिस्ट्री हम नहीं दे पाएंगे, केमिस्ट्री फिजिक्स दे रहे थे सेंट स्टीफन्स। पर बस उस समय मन में था कि हिस्ट्री पढ़ना है, शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़र से। डैडी भी जी। तो आप अफेयर भी हुए एक आध बार? नहीं हुए। मेरा मन ही नहीं था। मन ही नहीं था। मैं घर का ही काम करना चाहता था, घर का ही देखना चाहता था, या तो बिजनेस या घर का। तो हिंदू कॉलेज से आपका ग्रेजुएशन हुआ। पोस्ट ग्रेजुएशन भोपाल हमीदिया कॉलेज इतिहास में। कॉलेज एक बड़ी दिलचस्प जगह होती है, और पहला प्यार भी कहते हैं कि क्रश जो है वो भी कॉलेज में होता है। इतनी माशाल्लाह आज भी आपको हम देखते हैं, तो एक बहुत लहीम शहीम पर्सनैलिटी, स्टिल यू आर हैविंग द ओल्ड चार्म। तो कैसा था वो? क्या कहीं कोई क्रश हुआ कॉलेज में या स्कूल में भी? क्योंकि बोर्डिंग स्कूल्स भी इन सब के लिए पहचाने जाते हैं, तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। और बड़ी ईमानदारी से मैं चाहूँगा कि इस पर, क्योंकि ये एक बिब्लियोग्राफिक बातचीत है सर, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मन की बात आप ज़रूर कहें इसमें। बोर्डिंग स्कूल में तो स्कोप नहीं के बराबर था, क्योंकि बॉयज़ बोर्डिंग स्कूल था जी। पर आपने कही दिया तो उस समय क्या उम्र थी जब
बिशप कॉटन में थे। तो 1960 में दाखिला हुआ तो 8 साल के थे। 8 साल के थे। 11 साल में वहाँ से निकल गए। पर बच्चों के बीच में जो एक वातावरण होता है, आपने क्रश वाली बात की, तो लड़का लड़की एक उस प्रकार का भेद, तो हम लोग के, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं बिल्कुल नहीं, तो हम लोग के हाउस मास्टर थे, उनकी बिटिया थी। ये शिमला की बात जी। तो वहाँ अब वही बात ही बात में, ना उसका कोई मायने ना उसका कोई वो, तो वो बच्ची थी तो उससे ये होता था कि एक लड़की है, अपने बीच में एक लड़की है, तो उस टाइप की बात, क्रश के नज़दीक की बात अगर कहें तो एक बच्ची के नाम या उनके उपस्थिति, वैसा आगे पीछे कुछ नहीं, बात भी नहीं, कोई चीज़ नहीं, बस मन में जो भाव आता एक आ जाता है, जिससे शायद क्रश यानी काल्पनिक ज़्यादा, और ठीक बात, प्रेम भाव एक अलग हो जाता है, क्रश एक अलग हो गया जी। बड़े होते होते स्वाभाविक है कि आप कॉलेज में आते हैं तो समकक्ष कक्षा की या बैच की बच्चियां रहती हैं, मिलना जुलना। मैं शाही किस्म का था, अभी भी हूँ तो मैं अपने से आउटगोइंग नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जो शाही बॉयज़ होते हैं उनके प्रति लड़कियों का, क्योंकि जो डिग्निफाइड हैं, जो एटिकेट से भरे हुए हैं और शर्मीले हैं, ऐसे पुरुषों को या ऐसे बॉयज़ को लड़कियों का बड़ा रिस्पेक्ट मिलता है और अट्रैक्शन भी मिलता है उनका। जी हाँ, वो कभी कभी वो बात आती थी और हम लोग, मैं भी हंसी मजाक में अपने लिए, अपने मन में वो कहता था कि सेफ पार्टी जी। तो लड़कियां भी हिचकती नहीं थी बात करने में जी। वहाँ भी कोई ऐसे संबंध, स्नेह संबंध या प्यार के संबंध नहीं बने थे, पर मिलना जुलना जरूर था। हम लोग के साथ ही हम लोग पढ़ते थे, अर्जुन सिंह जी की बिटिया वीना, मेरी बहन, 50 साल से ज़्यादा से राखी बांधती हैं। हम लोग एक ही बैच के थे, तो उनके बैचमेट्स, तो जब मिलने जाते थे तो उनके बैचमेट से भी मिलना जुलना, तो हंसी मजाक उसी हद तक, कोई बात नहीं थी। ये उस समय की कहानियों में अगर कहेंगे तो मेरे बैचमेट जो थे वो थोड़ा ज़्यादा, आपकी तुलना में वो ज़्यादा ओपन और चंचल, तो वो कभी डेट में जा रहे हैं तो अब वो लड़की उस समय तो अकेले जाने में वो तो कोई चाहिए साथ में, तो कोई और लड़की उस लड़की के साथ जाएगी तो फिर लड़का भी एक कोई साथ में चाहिए, तो अपन अटैच ऑफिसर। जी जी, मेरा उसी टाइप का था। आपकी भूमिका अटैच ऑफिसर की ज़्यादा, हाँ, उस नाते कॉलेज के परिवेश में जी। एक बच्ची जरूर थी, मैं फिर नाम नहीं लूँगा, राज परिवार के ही परिवेश की थी। जैसा होता है शादियों में जाना, बातचीत होना, तो मेरे अंकल एक थे, वो जिसे मैच मेकिंग कहते हैं, उसमें वो काफ़ी रुचि रखते थे। मेरे गार्ड और गार्डियन भी थे। जब मैं सरगुजा गया काम करने तो वहाँ पहले से रहते थे, काम देखते थे, पॉलिटिक्स में भी मम्मी की तरफ से काम देखते थे, तो उनकी ये रुचि हमेशा रहा करती थी। तो शादियों में ये भी आपने 15-16 साल की बात कही, तो करीब ये 66-67 की शायद बात हो, अच्छा, उस समय के आसपास की है। तो एक ये बच्ची भी आई थी, तो उन्हें ऐसे ही हंसी मजाक में, जैसे संबंध रिश्ते ऐसे ही बनते हैं शादियों में, शायद कि ये है लड़का, ये है लड़की, शायद जम जाए, तो हंसी मजाक में बात छिड़ जाती है। फिर कभी कभी आदमी मिलता है तो वो बात ध्यान में भी रहती है, उनके भी ध्यान में है, मेरे भी ध्यान में है, तो हम लोग मिला करते थे। कभी कभी उनके ब्रदर भी पढ़ते थे। बाद में उनके ब्रदर की मेरी सिस्टर से शादी हुई। अच्छा। मेरी उनसे शादी नहीं हुई अच्छा, उनके ब्रदर की आपकी सिस्टर। तो वो भी क्रश या संबंध वैसे नहीं बने, पर हम लोग जानते थे, फ्रेंडली थे, और मालूम था कि ये बात भी चल रही है, शादी की भी बात चल रही है। दो राज परिवार हैं, स्वाभाविक तौर पे संबंध बन सकते हैं, तो बातें होती थी। फिर एक समय वो भी आया कि उनके पास कोई शादी का ऑफर आया दूसरे घराने से, तो वो पर चॉइस की बात आ गई अब कि अब हाँ या ना करना है। कुछ करना है तो मैंने कहा कि भाई अभी तो पढ़ ही रहे हैं, बाकी तो यहाँ मम्मी डैडी की तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं रहा होगा। फिर उनकी शादी कहीं और हुई, तो क्रश तो नहीं, पर
ऐसा संबंध। दुख हुआ आपको उस दिन जब मालूम पड़ा कि दुख उनकी नहीं, शादी? मेरे जीवन में दुख और सुख के पहलू भी वैसे ही रहे हैं, एक्सट्रीम नहीं। सामान्य लेके ही मैं सब परिस्थिति को चल सका हूँ। अभी तक भी आप ने परिचय में भी एक बात कही कि राजनीति में छुरा भी पीठ में लगा या कुछ भी हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हुए, तो वो भी मेरे एक स्वभाव का हिस्सा है। तो प्रेम हो या संबंध हो, इनको भी लेके चलने की स्थिति मैंने अपने आप में पाई। तो वो हम लोग बढ़े और हम लोग बात करते रहते थे। 1 जनवरी को उनका जन्मदिन हुआ करता था, तो उनकी शादी के बाद भी फ़ोन लगाना करना, कोई संबंध नहीं, यानी हाथ भी मिलाया हो या पकड़ा हो वैसी भी बात नहीं। भी कुछ नहीं। हाँ, लेकिन शादी तक की बात अभी भी बातचीत तो होती होगी? वो अब नहीं रही। हाँ, वो है नहीं, उनके बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा उन लोग से टच नहीं है, कभी कभी मिलते हैं जी। तो ये बात थी। और आगे चलें हम तो मैं आपको देखता हूँ तो ये चीज़ अक्सर सोचता हूँ कि आपको गुस्सा, आपने इसको कहीं चैनलाइज किया? क्योंकि हमने सुना है कि एक समय आपको गुस्सा काफ़ी आता था, बहुत गुस्सा आता था और लोग डरते थे आपके गुस्से से, हमने ये भी सुना है, और बहुत तेज़ गुस्सा था आपका। क्या इज इट ट्रू सर? गुस्सा तो तेज़ नहीं था। हाँ, गुस्सा था। हाँ, मानव हूँ तो एक स्वभाव, गुस्सा भी एक रूप है। हाँ, लेकिन ये मेरे जीवन के साथ ये भी एक पहलू रहा है कि प्रचार ज़्यादा। अच्छा। मेरे अच्छाई का भी शायद प्रचार ज़्यादा, हाँ, मेरी कमियों का भी प्रचार ज़्यादा, हाँ, तो मेरे गुस्से का भी प्रचार ज़्यादा। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा मेरे को आभास होता था कि लोगों को लगता है कि ये बहुत अलग किस्म का आदमी है। कईयों ने तो डॉन भी बना दिया, कईयों ने कुछ बना दिया, गुस्सा का भी पहलू उसमें जोड़ दिया। मैं वैसा कभी नहीं था। मैं बहुत एवरेज, सामान्य सा व्यक्ति हमेशा रहा, और अपने आप में काफ़ी आत्मसंतोष अपने आप से महसूस कम उम्र से करता था कि मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप से भी ठीक हूँ। ये जो आपको डॉन बनाने वाले लोग थे, इसके बारे में हमने भी सुना, वो कैसे, क्या किया उन्होंने जो आपकी एक डॉन की छवि भी बनाने की कोशिश की? एक मेरे को जो महसूस हुआ, और ख़ास करके एक बहुत ही सुरक्षात्मक और जिसे प्रोटेक्टेड वातावरण कहते हैं, परिवार का, माता पिता का, बोर्डिंग स्कूल का, इससे निकल के जब वास्तविक दुनिया में जाने का मौका लगा, मैंने बताया कि मैं खुद कुछ काम करना चाहता था, सर्विस नहीं करना चाहता था, ना IAS वगैरह, मैं पास भी शायद नहीं होता, मैं उतना ध्यान नहीं देता था पढ़ाई में। फर्स्ट डिविजनर था स्कूल में, बस BA पास हो गए, पढ़ा नहीं दिल्ली में। MA में उस समय के हिसाब से 55% के आसपास मार्क्स ठीक कहलाते थे, वो कैसे कैसे मिल गए। पढ़ा नहीं, खेला ही क्रिकेट यहाँ, भोपाल में भी पढ़ाई नहीं के बराबर की। वहाँ जब गया तो मैंने ये फिर देखा, और ये हल्के झटके जो लगते हैं, कहते हैं वैसा झटका नहीं कि जो चुभा भी हो, लेकिन वैसा झटका जो सोच को प्रभावित कर जाता है। मैं आइडियलिस्टिक था, किताबें पढ़ने लगा था। कॉलेज जब गया तो हल्की दार्शनिक किताबें में रुचि थी, बाकी दूसरी हल्की किताबें भी पढ़ते थे, लेकिन हल्की दार्शनिक किताबों की तरफ भी रुचि हुई। वहाँ जाके जिस वातावरण में, मैंने बताया कि स्कूल का वातावरण एकदम न्यूट्रल, सामान्य सा वातावरण होता था, कहीं कोई अंतर नहीं, भेद नहीं, ऊंचा नीचा नहीं, छोटा बड़ा। बाहर जाके देखा तो ये दुनिया एकदम अलग थी। छुट्टियों में आते थे तो वो छुट्टियाँ अलग ही किस्म से बीत जाती थी। या तो शिकार में हम लोग जाया करते थे, सरगुजा जाते थे गर्मी की छुट्टियों में, यहाँ से गाड़ी चलती थी तो शहडोल नाइट हॉल्ट होता था, वहाँ से फिर सुबह उठ के अंबिकापुर पहुँचते थे, वहाँ से निकलते थे तो सागर नाइट हॉल्ट हुआ करता था, फिर सागर से अगले दिन भोपाल आया करते थे, छुट्टियाँ बिताते थे। जाड़े की छुट्टियाँ कम होती थी तो कम समय, और वहाँ का रिलैक्सेशन और शिकार, इससे हम लोग जुड़े रहते थे। तो डैडी के साथ भी शिकार किया है? जी जी। डैडी के साथ अपने बंदूक से शेर भी मारे हैं, 11 शेर भी मारे हैं, 70 से ज़्यादा पैंथर मारे हैं, बाकी और जानवर शौक था। डैडी ने जैसा मौका दिया। हाँ। तो बाद में जब आपकी जैसी प्रवृत्ति है तो उस समय तो एक यंग एज थी, अफसोस भी हुआ होगा?
इतने खूबसूरत प्राणी। अफसोस नहीं, क्योंकि वो फिर जैसा मैंने बताया कि मेरे स्वभाव में शायद एक्सेप्टेंस है, जो परिस्थिति है, वास्तविकता है, उसको लेके चलने की शायद मेरे डीएनए में कहिए या मेरे स्वभाव में कहिए वो स्थिति है। मैंने जीवन भर परिस्थिति को लेके चला। कि आपने राजा की बात कही तो गवर्नमेंट सर्वेंट के घर में बड़े हुए, वातावरण अलग था, तो वैसे को लेके चला। पता चला कि राज परिवार के भी हैं, जाया भी करते थे। वहाँ जाके दशहरा में भी दादा हजूर यानी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर उनके साथ उन्हें एक बार हाथी में बैठा के दशहरे के जुलूस निकलता तो उसमें भी गए, लेकिन वो दिमाग में बात वैसी नहीं आई। वो तो राजा महाराजा थे ही और वो जुलूस निकल रहा था, लेकिन घर में जो वातावरण मिला, तुम राज परिवार के हो, तुम राजा हो, कल के दिन महाराज बनोगे, ऐसा कोई वातावरण ही नहीं था। तो उन परिस्थितियों में भी जाते थे, शिकार करने भी जाते थे, लोग अलग दृष्टि से भी देखते थे। महाराज के परिवार के फादर उत्तराधिकारी थे ही उत्तराधिकारी, ग्रेट ग्रैंडफादर के बाद ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के बाद फादर, फादर के बाद लोग मुझे देखते होंगे कि ये लाइन में 117वां महाराज सरगुजा का ये कहलाएगा या जो भी उसकी मान्यता होगी। 71 तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मानती थी। इंदिरा जी ने जब अबॉलिश किया हाँ, तब फिर वो नहीं तो वरना पत्र आता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, बाकायदा गैजेट में नोटिफिकेशन आता था कि आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस रूप में स्वीकार करती है। डैडी को आया था 66 में, उनके फादर का डेथ हुआ था, उसमें मेरे भी नाम का उल्लेख था उत्तराधिकारी के रूप में। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन परवरिश जो थी उसने दिमाग को उस तरीके से प्रभावित नहीं किया जिसे हम कहते हैं कि एरोगेंस आ गया कि हम कोई विशेष व्यक्ति हैं। सुनते थे कि हमारी फिर आजकल जो बात होती है सनातन परंपराएं, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं, हमारे जो धरोहर थे कि राजा हैं ये तो भगवान का अवतार हैं। इतना ही दिमाग खराब करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप जो संतुलन वाले जी वो वैसा की चीज है, वो सब बात सुन के भी कभी जिसको कहते हैं दिमाग फिरा नहीं। लोग हैं अलग नज़र से बर्ताव करते थे। भाई राजा के लड़के के रूप में भी खास करके सरगुजा में लोग उस नज़र से भी देखते थे। पर स्कूल में सब बराबर। तो इसीलिए आपकी जो शिकार की छवि थी, जो एक राजा या राजा के उत्तराधिकारी की छवि थी, इसीलिए एक डॉन परसेप्शन डेवलप किया गया, या आप राजनीति में आए तो आपके शत्रुओं ने, ये प्रतिद्वंदियों ने ये काम किया? जी, जो आप कह रहे हैं मुझे लगता है सच्चाई यही है कि सरगुजा जब काम करने पहुंचा तो मेरे को दुनिया से परिचय हुआ, वास्तविक दुनिया से। जिस दुनिया में तब तक था वो भी वास्तविक ही दुनिया थी, लेकिन अलग परिवेश की थी। अलग परिवेश। ये परिवेश एकदम से बदला। मेरा स्वागत सरगुजा में हुआ, एक लोकल पेपर वाले हैं, उन्होंने निकाला कि टी.एस. सिंहदेव ने मास्टर रोल में चोरी कर ली, हिस्सेदारी कर ली। हाँ, ये मेरा एक आदर्शवादी युवक का अपने सरगुजा में, जहाँ की आप महाराज की परंपरा के हिस्सेदार हैं, फादर सर्विस में है, मम्मी पॉलिटिक्स में है, फैमिली पॉलिटिक्स में रही, और वहाँ एक तुलनात्मक कोमल उम्र के लड़के का, मैं शायद 22-24 साल का था, तो उतना छोटा भी नहीं। तो ये हमला कांग्रेस से ही हुआ था? नहीं, वहाँ के लोकल पत्रकार। फिर कांग्रेस का भी परिचय आया कि कांग्रेस के साथियों के लोग आते थे मिलने। आपने डॉन का बताया, 2 उदाहरण बताता हूँ। हम लोग रहते थे, एक टेलीफोन विभाग के साहब थे, अधिकारी थे। उस समय टेलीफोन कनेक्शन एक सॉर्ट आफ्टर चीज थी, एक स्टेटस सिंबल था। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हुआ करते थे उनको कोटा थे, गैस सिलेंडर के कोटा देने का और ये करने का। तो हम लोग के जो सांसद थे उन्होंने मेरे को जवाबदारी दी थी कि कोई आते हैं तो आप दे दिया करो। तो उनके तरफ से मैं जो आते थे समझ के उपलब्ध कराते थे। एक दिन ये साहब आए, हम लोग घर पे बैठे हुए थे, 5-7 मिनट 10 मिनट करीब बैठे रहे होंगे, चाय वाय जैसे होता है, चाय साथ में पिए। पॉलिटिकल पार्टी से थे, कांग्रेस से थे वो? नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट, टेलीफोन डिपार्टमेंट के, मेरे ख्याल से एसडीओ या डी कहलाते थे। जी, सीनियर अधिकारी, टेलीफोन विभाग के उस समय के सीनियर अधिकारी थे। तो कहे कि शायद बाबा कहा या सर कहा, बाबा ही कहा होगा,
कि बाबा साहब एक चीज़ बोलूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने कहा नहीं बताएं साहब। उन्होंने कहा मैं अगर आपसे नहीं मिलता तो मेरे को ये बताया गया था कि उनके पास मत जाना, उनसे बात मत करना। और मैं कहा क्यों, ऐसा क्या है? यहाँ के परिवार के हैं, कोई ऐसी बात है? कहे कि अगर उनने कुछ काम बताया और तुमने नहीं किया तो बंदूक लेके तुम्हारे घर पे आ जाएंगे। ये उनने बताया। अच्छा, तो दुनिया से परिचय कैसे होता है, ऐसे तो नहीं पता चलता, ऐसे नहीं मालूम पड़ता। उनको क्या लेना देना मेरे से, ऐसा क्यों बोलते? पर कुछ समय साथ बिताने से उनको लगा होगा ये तो आदमी ऐसा नहीं दिख रहा। बाद में ये बहुत हुआ, बाद में बहुत ऐसा हुआ कि बहुत लोगों ने कहा कि आपसे नहीं मिलते तो हमारे मन में कुछ और था। और बहुत लोगों ने फिर समय के साथ कहा कि आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा इत्यादि इत्यादि। मैं तो वही था, लेकिन परसेप्शन जो बनाई जा सकती है और बनाई गई वो इस प्रकार की थी। घर मत जाना मिलने, ये अब कांग्रेस के साथियों का। क्यों? कि वहाँ जाओगे तो जूता चप्पल उतारना पड़ेगा और ज़मीन पे बैठना पड़ेगा। तो ये अधिकारियों को और सीनियर लोगों को कि इनसे दूर कैसे रखना। अब ये इतनी चाल होती है समाज में, लोगों के पास इतना समय होता है ये सब करने का। ये एक आदर्शवादी युवक जो कि बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ा, उसको हवा ही नहीं थी। शायद अगर लोकल स्कूल्स में पढ़ते तो दुनियादारी समझ में आ गई होती। मेरे को नहीं मालूम था। मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था ये सब के बारे में, और वहाँ जाके सरगुजा जाके मैंने सीखा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और ये मेरा पहला अनुभव नहीं है, लेकिन ये एक अलग तरह की बातचीत थी पॉडकास्ट में। लेकिन यहाँ भी मैंने देखा कि आपका वो रूप, हालांकि आपने कई बातें ऐसी कहीं जो मेरे ख्याल से इसके पहले शायद नहीं कही होंगी, लेकिन उसमें भी जो डिग्निटी थी मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको, और आपके बहुत ही कामयाब जीवन के लिए मेरी शुभकामनाएं भी हैं।